आज हम राजीव जयंती पर सभी एकत्र हुए हैं और राजीव जी का 77वां जन्म दिन है और हम इस अवसर पर बच्चों की कुछ प्रस्तुतियां और उनके जीवन की घटनाओं पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में हमारे आमंत्रित वक्ता अनुपम दीक्षित जी हैं और हरीश चंद्र मेहरा जी हैं। इनका परिचय भी हम अभी करते हैं। पहले हम बाल प्रस्तुति में वरेण्य की एक प्रस्तुति होगी। नमस्ते अनुपम जी। और इसके साथ ही कुछ और प्रस्तुतियां जिसपे राजीव जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं में उनकी शिक्षा, उनके शौक और शराफत से जुड़ी हुई घटनाएं और प्रसंग शामिल होंगे। भागीदार बच्चों का परिचय हम पहले कर लेते हैं। इसमें वेदा सिंह रखेंगी राजीव जी की शिक्षा और प्रेरक गीत वरेण्य लेकर आए हैं समय काटो नहीं साथी। राजीव जी के शौक दीपांशु जी को रखना था लेकिन वो व्यस्त हो गए हैं, तो उनके शौक बताएंगे जरूर। तो और उसके बाद राजीव जी के जीवन के किस्से अनुभवराज, आस्था दीपाली और डॉक्टर आरती कुमारी जी हमारे बीच में रखेंगी और कुछ अनुभव परक किस्से हमारे बीच लेकर आएंगे हरीश चंद्र मेहरा जी और कुछ रोचक किस्से लेकर आएंगे दीक्षित सर, कृष्ण कुमार दीक्षित जी, वो हमसे जुड़ेंगे और सवाल जवाबों का सत्र एक शुरू होगा अनुपम दीक्षित जी और अन्य वक्ताओं के साथ। शिक्षा, शौक और शराफत की कहानी अनुभव, आस्था, वेदा की जुबानी। और हमारे वक्ता हैं अनुपम दीक्षित जी जो गांधीवादी विचारक व लेखक हैं, आर्ट वर्क्स हॉबी स्कूल के संस्थापक, गांधी दर्शन के स्वाध्यायी लेखक, अंतरिक्ष विषयक पुस्तक प्रकाशनाधीन है, पाठ्येतर गतिविधियों के कुशल निर्माता भी हैं। और हमारे बीच में हरीश चंद्र मेहरा जी हैं जिनको याद किया जाता है प्रथम पुरस्कृत वीर बालक के रूप में। आज भी उनकी वो पहचान बरकरार है और तमाम उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली, वो स्वयं बताएंगे और हम उनसे बातचीत के जरिए जानेंगे भी। और हमारे बीच जुड़ेंगे के दीक्षित सर, पूर्व उपायुक्त रहे हैं और उद्यमी के राष्ट्रीय संस्थाओं के मानद अध्यक्ष भी हैं, स्वतंत्र विचारक हैं। उनसे कुछ सवालों के उत्तर लेंगे और कुछ उलझे हुए सवालों के भी। वीरता पुरस्कार पाने वाले प्रथम बालक के रूप में हरीश चंद्र मेहरा जी की कुछ किस्से हैं जो हम हरीश चंद्र मेहरा जी से ही जानेंगे। उनकी ये कुछ तस्वीरें हैं। चलिए पहले चलते हैं हरीश चंद्र मेहरा जी के पास ही, वो शुरुआत करें, आरंभ करें। हरीश चंद्र मेहरा जी। सर, सबको नमस्कार। इस पावन उत्सव पर उस युवा प्रधानमंत्री की आज 77 वर्षगांठ पर हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। राजीव जी किन हालात में प्रधानमंत्री बने ये सबको विदित है। उनके गुण, उनकी विनम्रता, उनके चेहरे की मुस्कान देश की जनता के दिलों को जीत लेती थी। वैसे तो वो कमर्शियल पायलट थे, राजनीतिक परिवार से आए थे। ऐसा परिवार मोतीलाल नेहरू जी हूँ, जवाहरलाल नेहरू हूँ, प्रथम प्रधानमंत्री हूँ, उनकी बेटी इंदिरा जी हूँ और उनके सपुत्र राजीव रतन गांधी जी, जिनके लिए हम आज सब मिल रहे हैं, मौका मिला हमें बात करने का। पहले तो मैं आरजीएस राजीव गांधी फाउंडेशन में प्रतुल वशिष्ठ जी को, उनको सहयोगियों को और
आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स, अथॉरिटीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को मुझे सुनने का मौका मिलेगा। कुछ आप लोगों से शायद मैं और कुछ सीख पाऊं। राजीव जी से मुझे एक बार मिलने का मौका मिला। मैं उनके सरल और विनम्र स्वभाव के विषय में और कितना प्यार करते थे, ये सब उन्हें अपने पारिवारिक परंपराओं से मिला था। आप लोगों को जैसे विशिष्ट जी ने अभी बताया, प्रतुल जी ने, कि मुझे फर्स्ट नेशनल गैलेंट्री अवार्ड फॉर लाइफ सेविंग ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पहला अवार्ड 3 फरवरी 1958 को तीन मूर्ति भवन पे मुझे आमंत्रित किया गया था। वहां पर डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उपस्थित थे। एक हादसा मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। जब इंदिरा जी ने मेरा प्रशस्ति पत्र पढ़ा तो उसमें बताया गया था किस तरह से आग लगी, किस तरह से ये बच्चा चढ़ा और अपनी जान जोखिम में डालकर के नेहरू जी की रक्षा करी। वो प्रदान था। उसके बाद नेहरू जी खड़े हुए और जो उन्होंने शब्द कहे वो हिस्टोरिकल है। इस नेशनल अवार्ड से ऊपर भी बहुत ऑनर्स हैं जिन्हें राष्ट्रपति और देश के हमारे प्रधानमंत्री प्रदान करते हैं, लेकिन आज तक की हिस्ट्री में केवल मात्र ये ही एक इंसिडेंट ऐसा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंदिरा जी के साइटेशन पढ़ने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मुझे किसी तारुफ की जरूरत नहीं, मैं इस हादसे का चश्मदीद गवाह हूं। आपने और किसी हादसे में, किसी अवार्ड फंक्शन में आपने ये शब्द किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के मुंह से नहीं सुने होंगे। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है और मुझे इन शब्दों पर आज भी बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। महाराज जी, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, फिर उससे जुड़ी हुई बात आप कहिएगा। वीरता पुरस्कार देने की शुरुआत आपसे हुई, हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आप हमारे बीच हैं। राजीव जी का समाधि स्थल वीर भूमि क्यों कहा जाता है? इनकी समाधि स्थल का नाम भी वीर भूमि है। हाँ, राजीव जी से जुड़े प्रसंग भी बताइएगा। सर, मैं आपको थोड़ा सा इसकी सीक्वेंस बताना चाहता हूँ जी। 25 जनवरी 1989 जी, कुछ इस दौरान सन 58 से और 89 के बीच की दुख भरी दास्तान मैं इस मौके पर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इस सुखद पल को मैं आप लोगों के साथ शेयर अवश्य करना चाहूंगा। 25 जनवरी सन 1989 को तालकटोरा स्टेडियम में वीरता अवार्ड फंक्शन था। देश के प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी वहां पर चीफ गेस्ट थे और मैं बीइंग द फर्स्ट
and the senior most award winner, I was the host. मुझको होस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब स्टेज पर राजीव जी विराजमान थे और मैं गार्लैंडिंग करने के लिए चल रहा था, तो मेरे पीछे बैकग्राउंड पे मेरी हिस्ट्री अनाउंस की जा रही थी जी। जब मैं स्टेज पर पहुंचा तो मैं उनकी डिसेंसी बताना चाहता हूँ। जब मैं स्टेज पर पहुंचा तो हार मेरे हाथों में था। राजीव जी ने मुझे बाहों में भरा, कहने लगे आपने नेहरू जी को बचाया था। मैंने कहा सर, कह रहे हैं हेलो, ये कंटिन्यू है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, कंटिन्यू है। मैंने हार पहनाया, 2 शब्द कहे, उन्होंने मुझसे कहा आप कोठी आइए। कोठी पीएम हाउस, रेस कोर्स। मैंने कहा सर आज शाम को तो एट होम है। कह रहे अच्छा आप कल आ जाइए। मैंने कहा सर कल तो रिपब्लिक डे परेड है। अच्छा। कह रहे आप शाम को आ जाइए। तो मैंने आपको फोटो भी भेजी है जी। पेपर, सारे न्यूज़पेपर्स में भी फोटोज हैं। तो नेक्स्ट डे 26 जनवरी इतना बिजी डे प्राइम मिनिस्टर के लिए, उन्होंने, मैं जब वहां पर पहुंचा, मिसेस विद्यागंज शाह ICCW की प्रेसिडेंट थी, मैं और वो वहां पहुंचे थे, और कितनी प्यार से, कितनी विनम्रता से देश का प्रधानमंत्री किस तरह मिला, मैं उन लम्हों को भूल नहीं सकता जी। माफ कीजिएगा, इस दौरान बीच में विद्यामन शाह ने मेरे लिए कुछ शब्द कहे, वो पूरे हुए ना हुए दूसरी बात है, लेकिन उनकी महानता, उनका प्यार, वो क्षण कभी भूले नहीं भूल सकता। और प्रधानमंत्रियों के विषय में जी और शब्द और कहना चाहता हूं मैं जी। वीरता अवार्ड का पौधा पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों रोपा गया। इसे हर आने वाले प्राइम मिनिस्टर ने सींचा है, चाहे वो इंदिरा जी हो, राव साहब हो, IK गुजराल हो, चंद्रशेखर जी हो, जो आए। अटल जी का तो मुकाबला ही नहीं। वो, मैं आपको ये 23 जनवरी 2003 का बता रहा हूं। पीएम हाउस पे मैं पीछे कुर्सियों पर बैठा हुआ था, तो अटल जी ने बोला कि मुझे पता चला है कि यहाँ हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने नेहरू जी को बचाया था, प्रथम वीरता पुरस्कार नेहरू जी ने अपने हाथों से दिया था, वो यहाँ पर आए हुए हैं। सर, मैं हाथ खड़ा करके चेयर से खड़ा हो गया, कहने आप वहां क्या कर रहे हैं, यहाँ आइए। अच्छा। जब मैं स्टेज पर जा रहा था तो उनके शब्द कि बच्चों आप आज इनकी वजह से यहाँ पर हो। और बच्चे जी, ये फोटो आपके सामने है, उन्होंने मुझे गले से चिपटा लिया, और जो महामंत्री थे वो सब मिल रहे थे, तो अटल जी मुझसे बोले क्या मुझसे गले नहीं मिलोगे। ये यूं के त्यों शब्द अगले दिन इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में यूं के त्यों छपे हुए हैं, और वो रिकॉर्ड आज भी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे राजीव जी की महानता उनके पारिवारिक परिवेश का हिस्सा था। उस हिस्से को आज भी मैं चाहता हूं, जो पौधा आज वृक्ष बन गया है, और आज
उसमें बहुत बहुमुखी प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल कर लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसके आगे 2 शब्द कह रहा हूं कि आज इस पौधे को रोपने वाले को आने वाले बच्चे, कल की जनरेशन जाने, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए। बिल्कुल होगा। हम इस भावना को आगे लेकर चलेंगे। और हम अभी मेहरा जी कुछ प्रस्तुतियां देख लेते हैं बच्चों की। जरूर, अवश्य लीजिए। और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। अवश्य अवश्य। जी जी, धन्यवाद। तो हमें काफी प्रेरणा मिली। और ये राजीव अपने परिवार के संग ये कुछ दृश्य हैं और जन्मदिवस में शामिल होंगे हमारे संस्थाओं के प्रतिनिधि। और पहले सुनते हैं राजीव जी की शिक्षा के बारे में। वेदा जी सुना रही हैं। नमस्कार, आज मैं वेदा सिंह आप सभी के समक्ष राजीव गांधी जी के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूंगी। श्री राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई में हुआ था। तब मुंबई का नाम बंबई था। उनका पूरा नाम राजीव रतन गांधी है। उनका ज्यादातर बचपन तीन मूर्ति भवन में श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ बीता। दून स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद श्री गांधी आगे की पढ़ाई के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। इंग्लैंड से घर लौटने पर उन्होंने कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया और बतौर पायलट इंडियन एयरलाइंस में कार्य करना शुरू किया। 31 अक्टूबर 1984 को श्री गांधी जी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत की पीड़ा झेलते हुए भी उन्होंने असाधारण धैर्य और गरिमा के साथ देश की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने करोड़ों भारतीयों के दिल में उम्मीदों और संभावनाओं की अलख जगा दी। आधुनिक ख्यालात के होते हुए भी श्री गांधी जी का भारत की संस्कृति और सभ्यता से अगाध प्रेम था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार, बुनियादी ढांचे के विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यदि आज भारत एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभरा है, तो वह श्री गांधी जी के नेतृत्व में की गई पहलों का ही परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में राजीव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। श्री गांधी जी ने भारत की साक्षरता दर में सुधार करने के लिए कई उत्कृष्ट प्रयास किए। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई। भारत में शिक्षा को एक नई दिशा और नया बल प्रदान करने के उद्देश्य से 1986 की नई शिक्षा नीति उन्हीं के कार्यकाल में लगाई गई थी। राजीव जी ने पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, विश्व शांति और आधुनिकीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना और बच्चों के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर शिक्षा लाना उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। हम उनके प्रति अपना प्रेम और आदर प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को यह सुनने में अच्छा। और हमने ये राजीव जी की शिक्षा के बारे में जाना, और अब हम उनके शौक के बारे में जानते हैं। राजीव गांधी के शौक। कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राजनीति में छवि एक कामयाब नेता की रही है। उन्हें उनकी नीतियों और तुरंत फैसला लेने की क्षमता के लिए जाना जाता था, मगर पॉलिटिक्स के अलावा भी कई दूसरी चीज़ों का भी शौक़ था। इनमें फ़ोटोग्राफी से लेकर महंगी घड़ियों का कलेक्शन बनाना आदि शामिल था।
गांधी परिवार में जन्मे राजीव रतन हमेशा से ही शौकीन प्रवृत्ति के रहे, तभी वे वो राजनीतिक क्षेत्र में सफल होने के साथ एक अच्छे इंसान भी बन पाए। उन्हें अपने परिवार से बेहद लगाव था। उनका ये प्यार फोटोग्राफी के ज़रिए झलकता था। वो ज़्यादातर तस्वीरें अपने परिवार के लोगों की खींचा करते थे। राजीव कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनकी रुचि पायलट बनने में थी। उन्हें ये शौक़ अपने पापा की वजह से लगा था। दरअसल छुटपन से ही उनके पापा उन्हें पैराग्लाइडिंग कराने ले जाते थे, तभी से उन्हें प्लेन उड़ाने का मन करता था। पायलट बनने से पहले उनकी रुचि इंजीनियरिंग में थी, तभी उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज में 3 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, मगर वहाँ उन्हें डिग्री हासिल नहीं हुई, तो वे लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चले गए। मगर जब उन्हें बहुत पढ़ना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि रट्टू तोता नहीं बना जा सकता, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद राजीव गांधी वापस लौट आए और उन्होंने दिल्ली में फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर लिया। वहाँ उन्होंने बतौर पायलट ट्रेनिंग ली। उनकी मेहनत रंग लाई और सन 1970 में उन्हें एयर इंडिया विमान कंपनी में नौकरी मिल गई। राजीव गांधी को वन्य जीवों और प्राकृतिक चीज़ों से भी काफ़ी लगाव था, तभी वो अपने कैमरे से उनकी तस्वीरें कैद किया करते थे। साथ ही नई नई जगह जाकर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते थे। राजीव को अपने वायदे निभाने के लिए भी जाना जाता था क्योंकि वे सफाई परस्त इंसान थे। उन्होंने केवल बाह्य सफाई पसंद थी, अपितु वे मन से भी खुद को स्वच्छ रखते थे। उनकी इसी बेदाग छवि के चलते राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था। राजीव जी बड़ी गाड़ी चलाने में भी शौकीन थे। वे अक्सर चुनावी कैंपेन के दौरान खुद ही कार ड्राइव करते थे। उनको महंगी चीज़ों के कलेक्शन का भी शौक़ था, तभी वो जूतों और घड़ियों से लेकर कई एंटीक चीज़ों को भी संभाल कर रखते थे। राजीव समय के बहुत पाबंद थे। उन्हें हमेशा लगता था कि समय सबसे कीमती है। उन्हें गुची कंपनी की घड़ी पसंद थी। उन्हें जूतों के कलेक्शन का भी शौक़ था। वे स्टाइल के साथ आरामदायक फुटवेयर पहनना पसंद करते थे। और आखिर में आपको बताते हुए मन दुखी है कि इन्हीं जूतों और घड़ी के कारण ही उनके शव की पहचान हो सकी थी, क्योंकि बम ब्लास्ट में उनकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी। और अब हम सुनते हैं एक प्रेरक गीत, समय काटो नहीं साथी। नमस्कार, मेरा नाम वरिन है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक गीत समय काटो नहीं साथी सुनाने जा रहा हूँ। समय काटो नहीं साथी, समय तलवार होता है। समय से कट गए कितने समय को काटने वाले, समय से पिट गए कितने समय को डांटने वाले। निरंकुश काल पर किसका कहो अधिकार होता है। समय काटो नहीं साथी, समय तलवार होता है। समय से मिट रही दुनिया, समय सबको मिटाता है। समय से लुट रहा जग, कौन उसको लूट पाता है। समय की नाव पर चढ़कर मनुज ही पार होता है। समय काटो नहीं साथी, समय तलवार होता है। नहीं जो हाथ आता है न कोई बांध पाता है। समय को रोकने वाला समय की मार खाता है। न जिस पर सेतु बंध पाता, समय वह धार होता है। समय काटो नहीं साथी, समय तलवार होता है। समय वह पृष्ठ कोरा है, हवा हर पल उड़ाती है। समय पर चित्र रचकर साधनाएं जगमगाती है। समय की तुलिका का रंग ही साकार होता है। समय काटो नहीं साथी, समय तलवार होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और इसके बाद प्रस्तुत हैं राजीव जी के जीवन के कुछ संस्मरण। संकलन करता है हरीशचंद्र जी। ये हरीशचंद्र मेहरा जी नहीं है, एक और हरीशचंद्र जी हैं। और प्रस्तुत करता है अनुभव राज, आस्था दीपाली और डॉक्टर आरती कुमारी। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 77वां जन्म दिवस है।
उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिचितों के साक्षात्कारों को लेकर श्री हरिश्चंद्र जी ने उनके जीवन के 60 संस्मरणों का एक सुंदर गुलदस्ता तैयार किया है। हम इन छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से राजीव जी के अंदरूनी व्यक्तित्व को देख सकते हैं। आइए उन्हीं कुछ घटनाओं के जरिए याद करें। श्रीमती आज़ाद बताती हैं कि एक बार समय से पहले डिलीवरी होने के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद विदेश दौरे पर थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का फैसला किया, किंतु ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर्स लिखित रूप से किसी रिश्तेदार की सहमति चाहते थे। तो श्रीमती आज़ाद ने रिश्तेदार का नाम श्री राजीव गांधी लिखवा दिया। आधी रात को अस्पताल से फोन आया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी तुरंत अस्पताल पहुंचे तथा लिखित सहमति पर हस्ताक्षर किए और वे तब तक अस्पताल में ही रुके जब तक कि बेटी पैदा हुई और श्रीमती आज़ाद को होश आया। बेटी का नाम बुलबुल रखा गया। एक अन्य संस्मरण में श्रीमती आज़ाद बताती हैं कि राजीव गांधी को उनकी बेटी बुलबुल से बड़ा स्नेह था और वह उन्हें प्यार से राजीव अंकल कहा करती थी। जब अचानक राजीव जी दुनिया छोड़कर चले गए तो बुलबुल ने अपने पापा से पूछा था कि आजकल राजीव अंकल क्यों नहीं आते। आज़ाद साहब ने सहज भाव से ही यह कह दिया कि तुम्हारे अंकल खुदा के घर चले गए हैं। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हम सपरिवार मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा पर गए। वहाँ पर आज़ाद साहब के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि बच्चों देखो, यह खुदा का घर है। बेटी बुलबुल इतना सुनते ही रोकर जिद करने लगी कि मैं राजीव अंकल को मिलूंगी और हम रोते ही रह गए। महाराज, कैप्टन ट्रेन का एक संस्मरण आपके सामने साझा करने जा रहा। कैप्टन ट्रेन ने एक बार राजीव गांधी जी से हल्के मजाक में पूछा, क्या आप नशा करते हैं? मैं तो थक के चकनाचूर हो जाता हूँ, फिर भी आपके चेहरे पे कभी थकान दिखाई नहीं देती। राजीव गांधी जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर एक दिन वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वहाँ लाखों की तादाद में जनता आई हुई थी। कैप्टन ट्रेन को राजीव गांधी जी ने उस दिन कहा कि ये जो जनता है ना, यही मेरा नशा है। ये मुझे नशा प्रदान करती है और इनका प्यार ही मेरा नशा है और इनको देखकर मुझे थकान नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक दो कुछ और। नमस्कार मित्र, मैं अनवर आज आप सभी के सामने देवेंद्र मोहन फोटोग्राफर जी का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये बात 20 अगस्त 1990 की है, जब राजीव गांधी जी का आखिरी जन्मदिन मनाया जा रहा था। उनके जन्मदिन में बहुत सारे कांग्रेसी और बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी। खास तौर पर मिरांडा हाउस की लड़कियों ने प्रियंका गांधी से कहा। नमस्कार मित्र, मैं अनवर आज आप देवेंद्र मोहन फोटोग्राफर जी का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये बात 20 अगस्त 1990 की है, जब राजीव गांधी जी का आखिरी जन्मदिन मनाया जा रहा था। उनके जन्मदिन में बहुत सारे कांग्रेसी और बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी। खास तौर पर मिरांडा हाउस की लड़कियों ने प्रियंका गांधी से कहा कि अरे वाह, आपकी डैडी तो इतने खूबसूरत है कि किसी दिन हम उन्हें किडनैप कर लेंगे। इस बात पर प्रियंका गांधी मुस्कुरा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और किस्सा, ड्राइवर। राजीव जी के ड्राइवर जोशी ने भी एक मज़ेदार किस्सा सुनाया कि विश्वविख्यात माइकल जैक्सन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने संगीत और नृत्य से दर्शकों को मोहित कर रहे थे। हजारों युवा लड़के और लड़कियां उसके संगीत के साथ नाचने के लिए उतावले थे। तभी प्रियंका और राहुल भी वहां चले गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। दोनों ने अपने पिता से शिकायत की। उन्होंने कहा, सुरक्षा कर्मियों ने ठीक किया है। राजीव जी के खास मित्र गुलाम नबी आज़ाद बताते हैं कि वह उनके साथ कश्मीर दौरे पर निकले थे। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर एक मंदिर के दर्शन करने गए।
रास्ते में आज़ाद साहब को चक्कर आ गया। राजीव जी ने तुरंत अपने मित्र आज़ाद को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से उतार कर नीचे ले आए। मुकुल वासनिक का एक किस्सा है। महाराष्ट्र के पार्टी नेता मुकुल वासनिक ने एक किस्सा सुनाया। जब राजीव जी 1991 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में चुनावी सभा के लिए खुली गाड़ी में जा रहे थे तो एक नौजवान ने उनका हाथ पकड़ लिया, जो छोड़ ही नहीं रहा था। कह रहा था कि आपका धूप का चश्मा मुझे बहुत पसंद है, जब वह मुझे दोगे तभी मैं आपका हाथ छोड़ूंगा। राजीव जी ने अपना महंगा चश्मा उतार कर उस नौजवान को दे दिया, तब उन्हें इजाज़त मिली। और एक कुमारी निर्मला देशपांडे जी का किस्सा। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता कुमारी निर्मला देशपांडे ने खुद से जुड़ा एक किस्सा सुनाया कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी सन 1977 का चुनाव हार गईं तो उन्हें एक छोटे से बंगले 12 बिल्डिंग क्रिसेंट में रहना पड़ा। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ी कर्मठ कार्यकर्ता कुमारी निर्मला देशपांडे भी उनके साथ रहने लगीं। राजीव जी ने देखा कि निर्मला देशपांडे के बाथरूम में गीज़र नहीं था और वह नहाने के लिए दूसरे बाथरूम से पानी ला रही हैं। राजीव ने चुपके से अगले दिन एक छोटा सा गीज़र अपने हाथों से उनके बाथरूम में लगा दिया। ये छोटे छोटे किस्से हैं, कुछ एक दो किस्से और बूटा सिंह जी का। तत्कालीन गृह मंत्री श्री बूटा सिंह जी बताते हैं कि युवा राजीव और सोनिया शादी के कुछ समय बाद कांग्रेस नेता बूटा सिंह के साथ इंडिया गेट की सैर पर निकले। सुरक्षा कर्मियों को दूर रहने का आदेश दिया। नज़दीक ही आइसक्रीम की रेहड़ी पर अपनी पसंद की आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। जब पैसों के लिए जेब में हाथ डाला तो देखा तीनों के पास पैसे न थे। आइसक्रीम के बदले अपनी घड़ियां उतार कर देने लगे। राजीव बोले, आप हमारी घड़ियां रख लें, बाद में पैसे पहुंचा देंगे। रेहड़ी वाला हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझसे आइसक्रीम ली है। आप अपनी घड़ियां कृपा करके अपने ही पास रहने दें। और एक किस्सा है राजीव शुक्ला जी का, ये भी सुनते हैं। पत्रकार राजीव शुक्ला बताते हैं, राजीव गांधी के सन 1989 के चुनाव हार जाने के बाद और वीपी सिंह सरकार द्वारा एसपीजी सिक्योरिटी हटा लेने के बाद केवल एक पीएसओ प्रदीप गुप्ता के साथ पटना गए। वहां पर लाखों की भीड़ थी, जिसके फलस्वरूप लोग प्रदीप गुप्ता के पैर पर चढ़ गए और उसके पैर में मोच आ गई। जब राजीव जी ने प्रदीप गुप्ता को उस हालत में देखा तो तुरंत अपने बैग से दवाई निकालकर स्वयं अपने हाथों से स्प्रे किया। प्रदीप गुप्ता के मुंह से निकल पड़ा, मैं इस फरिश्ते के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। और सचमुच 21 मई 1991 को राजीव जी के साथ उसने अपना बलिदान दे दिया। राष्ट्रपति के.आर. नारायण, एक किस्सा इनका भी। राष्ट्रपति के.आर. नारायण बताते हैं, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन कभी राजीव जी के घनिष्ठ मित्र थे। राजीव जी अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ अमेरिका में प्रवास पर थे। जब राजीव जी को अमेरिका में खबर मिली कि उनके मित्र अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और मुंबई अस्पताल में भर्ती हैं, तो वे अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी को छोड़कर तुरंत भारत लौट आए ताकि मित्र अमिताभ बच्चन की देखभाल कर सके। और गिरधर गोमांग जी का एक किस्सा लास्ट। राजीव जी के अंतिम चुनाव प्रचार का सबसे यादगार किस्सा। 21 मई 1991 का दुखद दिन। राजीव गांधी हेलीकॉप्टर पर गिरधर गोमांगो के चुनाव क्षेत्र में कुछ समय के लिए गए। स्टेज पर राजीव जी के कद के हिसाब से 6 फुट ऊंचा माइक लगाया गया था। राजीव जी ने गोमांगो से कहा, पहले आप बोलो। 5 फुट के गोमांगो हैरान होकर खड़े थे कि कैसे माइक तक पहुंचा जाए। तभी अचानक राजीव जी ने मजाक की मुद्रा में गोमांगो को कमर से पकड़कर उठा लिया और कहने लगे, वोट फॉर गोमांगो, और फिर अगली चुनाव सभा के लिए चल पड़े। गोमांगो लाखों वोटों से जीत गए। ये थे राजीव जी के ऐसे किस्से जो लोगों ने सुनाए
और अब हम चलते हैं अपने आमंत्रित वक्ताओं के पास। दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है दीक्षित सर का। अनुपम दीक्षित जी हमारे बीच में शुरू से मौजूद हैं, और कृष्ण कुमार दीक्षित जी भी और मेहरा जी भी। तीनों वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत। और हम पहले दीक्षित सर से एक बात उनके रोचक किस्सों को सुन लेते हैं, फिर अनुपम जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। दीक्षित सर। हाँ, धन्यवाद प्रतुल जी। मेरा भाग्य है कि आज भारत की महान हस्ती राजीव जी के बारे में मुझे बोलने का मौका मिला है। एक मैं उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता मानता हूँ कि वो उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती थी। कैसा भी संकट का समय हो, कैसा भी राजनीति में अक्सर लोग अपना मुंह बना लेते हैं, लेकिन वो हमेशा हंसते रहते थे। और एक संस्मरण मुझे याद आता है कि अमेरिका जब वो गए तो वहां पर खालिस्तानी एक पत्रकार ने, जो पाकिस्तान से समर्थित था, उसने राजीव जी को से पूछा कि ये जो खालिस्तान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। राजीव जी समझ गए कि ये पाकिस्तान का पत्रकार है और ये सभा को भंग करने के लिए इस प्रकार के बेकार सवाल पे। राजीव जी के पास इसका लिखित उत्तर नहीं था। वैसे ये नियम है कि जब कोई वीआईपी दूसरे देश जाता है तो वो तमाम चीजों की तैयारी करके जाता है, उससे जो सवाल पूछने होते हैं वो पहले भी पूछ लिए जाते हैं, उनका उत्तर भी लिख लेते हैं। लेकिन इन्हें तो सवाल पहले से बताया गया था, ना इसका उत्तर उनके पास था। तो राजीव जी ने बड़े हंसते हुए कहा कि ये खालिस्तान कुछ भ्रमित लोगों का संगठन है और पूरा हिंदुस्तान जो है खालिस्तान है। हम लोग सब खालसा हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में हैं जी। और हिंदू और सिखों में कोई अंतर नहीं है, हर सिख हिंदू है और हिंदू सिख है जी। फिर उन्होंने कहा कि फिर पत्रकार ने फिर पूछा, वो समझ गया कि इस प्रश्न को टाल रहे हैं कि अगर खालिस्तान बना तो इसकी राजधानी कहाँ होगी। तो उन्होंने कहा ये तो हवा में है, कभी बनना नहीं है, राजधानी हमारे दिल में है सब सिखों के लिए। लेकिन वैसे अगर आप पूछना चाहो तो सिखों के अंतिम शासक जो हैं रणजीत सिंह जी थे और उनकी राजधानी लाहौर में थी। उन्होंने परोक्ष में ये कह दिया कि अगर खालिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान की धरती में बनेगा, हिंदुस्तान की धरती में नहीं बनेगा। सब लोग इस उत्तर से इतने प्रसन्न हुए, बड़ी तालियां बजी और वो पत्रकार मुंह छिपा करके भाग गया। तो इस तरह उनका प्रत्युत्पन्न मतित्व जिसे कहते हैं कि बिना तैयारी के वो बोल लेते थे। दूसरा उनका मुझको सबसे जो शोभन व्यक्तित्व लगता है कि लोग, एक विदेशी वीआईपी ने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते बनते इतने बूढ़े हो जाते हैं कि जब कोई विदेशी मेहमान, विदेशी प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाता है तो ये लगता है कि कहीं इनका हाथ ही ना उसके हाथ में चला जाए। 70-80 साल 65 साल के बाद बनते हैं। राजीव जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो बहुत कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे जी। और उनकी विद्वता का, उनकी विनम्रता का, उनकी सोच का, प्रतित्व का सभी लोग लोहा मानते थे। और उनका उदार बना ही था कि उनकी जान चली गई। उनके जो सीआईडी में लोग थे, उनके सुरक्षा में लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जो है सुरक्षा घेरे से बाहर ना जाया करिए। लेकिन राजीव जी जनता का प्रेम देख करके और वो सुरक्षा घेरे से बाहर चले जाते थे। ये उनका मन का उदार व्यक्तित्व था। तो हम उस उदार व्यक्तित्व को, एक चीज मैं और बताऊं जी। एक ने उस समय पूछा था कि राजीव जी इतने प्रश्नों का एक साथ उत्तर कैसे दे लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं। तो उनके किसी मित्र ने कहा था कि जो वायुयान चालक होता है उसके सामने 100 डायल होते हैं और वो अलग अलग घड़ियों को उससे देख करके वो निर्णय ले लेता है कि अब हमें करना क्या। 100 डायलों को एक साथ देख करके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो राजनीति में भी काम आती है। क्या बात है। वो बड़ी जल्दी चले गए, वरना हमें उनका बहुत सानिध्य मिलता। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमें राजीव जी के व्यक्तित्व से हम लोग प्रभावित हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर पहलुओं पर ध्यान ले गए आप। एक सवाल मेरा अनुपम जी से है। अनुपम जी, आज भी हमें वही व्यक्ति प्रेरित करते हैं जिनकी बातों में सद्भावना घुली मिली रहती है।
जिनके स्वर आक्रोश के होते हैं, हावी होने के होते हैं, वे लोग विनम्र लोगों को अपने रंग में रंगने की कोशिश करते दिखते हैं। काफी लोगों का मानना है जिन्हें गुस्सा नहीं आता वे कमजोर होते हैं। नेता को तो ऐसा होना चाहिए कि वह जैसे को तैसा देना जानता हो, नहीं तो अच्छा थैंक यू नहीं भी जानता हो, कम से कम उसका दिखावा तो करता ही हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रतुल जी, और बहुत मौजूद प्रश्न है। तो इसमें मैं इस प्रश्न का उत्तर एक दोहे से देना चाहूँगा। भारत के एक बहुत बढ़िया कवि हुए हैं बिहारी जी, और वो प्रसिद्ध इस मामले में है कि वो थोड़े में बहुत ज़्यादा कहे जाते हैं। तो उनका जो दोहा है वो मुझे भी बड़ा पसंद है, और अक्सर ये मेरे साथ भी होता है कि विनम्रता को लोग कमज़ोरी समझ लेते हैं। दोहा कुछ यूं है कि नर की अरुणन लीर की गति एक ही करे जो, जैते नीचे हुए चले तैते ऊंचो होए। नर की यानी मनुष्य की और फव्वारे की जो फितरत होती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो एक ही होती है। वो जितना पहले नीचे होकर, जितना झुक कर चलता है, वो उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो ये राजीव जी या किसी भी महापुरुष के लिए उन सभी में अगर आपको एक कॉमन कैरेक्टर देखना हो तो वो है विनम्रता। जो भी व्यक्ति सफल होता है वो बिना विनम्रता के सफल नहीं हो सकता। हेकड़ी और बड़बोलापन और जो बाकी चीजें हैं वो आपको एक निश्चित सीमा तक तो ले जा सकती हैं, परंतु सीमाओं के परे ले जाने की क्षमता विनम्रता में ही होती है। तो वो विनम्रता कमजोरी नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री इसके बड़े खूबसूरत उदाहरण हैं। लोगों ने उनको, जब वो प्रधानमंत्री बनकर आए तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ठिकने कटके और बहुत ही ठीक से बोलना भी नहीं जानते, आवाज़ भी बड़ी कोमल है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के पाकिस्तान और बाकी जय जवान जय किसान जैसा जो है वो स्ट्रांग नारा देने वाले होते हैं। और इसी प्रकार से अभी एक प्रश्न भी आया था कि वीर भूमि क्यों कहा जाता है। मुझे एग्जैक्टली उसका तो पता नहीं कि सवाल का आंसर क्या है, पर अगर राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड को देखा जाए तो वो दरअसल वो टाइम पीरियड है जिसमें विनम्रता के बावजूद राजीव गांधी ने दो तरीके से काम किया। एक तरफ दूसरे देशों से सांस्कृतिक संबंध बनाने की शुरुआत राजीव गांधी के दौर में हुई। अपना महोत्सव और भारत महोत्सव जैसे महोत्सवों की सीरीज जो है वो शुरू हुई थी। और हमें याद है, मैं उस समय 9th 10th में था, तो जब भी ये महोत्सव दूरदर्शन पर आया करते थे तो उसके कुछ हिस्से हमें बहुत अच्छे लगते थे। बाकी तो खैर हम बच्चे थे तो हमें बहुत लंबे प्रोग्राम तो कभी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी डांस और बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती थी। तो वो सांस्कृतिक संबंध एक तो बने, वो विनम्रता थी। और दूसरी तरफ तलवार की धार, यानी मालदीव और श्रीलंका में जो है वो सेना भेजकर अपने पड़ोस में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन क्रिएट करना और इस तरह से हिंद महासागर में भारत को एक महाशक्ति के तौर पर जो है वो स्थापित करने की जो कोशिश थी, जिसने अंततः उनकी जीवन लीला भी समाप्त कर दी। उन्होंने अपनी आहुति दे दी इसी उसमें। लेकिन ये भारत ने पहली बार इस तरह की विदेश नीति अपनाई थी जिसमें स्ट्रेंथ और विनम्रता दोनों ही जो है वो मिलकर हमें दिखाई दी थी। तो बेशक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और राजीव जी के अगर व्यक्तित्व को देखें तो उनमें एक ही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि अभी दीक्षित सर ने कहा कि उनकी सदा जो मुस्कुराने वाली छवि है। एक बार मुझे याद है सुधीर काक जो कार्टूनिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उनसे पूछा गया कि आपके लिए सबसे सरल कार्टून बनाने वाला व्यक्ति कौन है, आप जो समकालीन नेताओं के कार्टून बनाते हैं। तो काक ने कहा कि मुझे राजीव गांधी बिल्कुल पसंद है, क्योंकि एक तो उनकी नाक बहुत लंबी है, तुरंत जो है कार्टून बनने के लायक है, और दूसरे उनकी जो मुस्कान है उसको हम छोड़े बिना रह ही नहीं पाते। कोई भी कार्टूनिस्ट बिना उनकी मुस्कान को वो किए हुए रह नहीं पाता। तो ये दो चीज़ें जो उनके चेहरे पर हमेशा मौजूद रहती थी। और उन्होंने भारत की नाक को भी ऊंचा किया। उनकी नाक तो खैर ऊंची थी ही, लेकिन उन्होंने भारत की नाक को भी ऊंचा किया। उनका अपना कद भी बहुत ऊंचा था और व्यक्तित्व उतना ही सरल और सहज। ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपने आप को सहज रख सके।
अभी मैं पीछे एक संस्मरण पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि उनके जो गृह सचिव थे उनको उन्होंने रातों रात बुलवाया, 2 बजे के आसपास बुलाया गया, कोई बहुत ही इमरजेंसी थी। और जब वो मीटिंग खत्म हुई रात को लगभग 3:30-4 बजे, तो उन्होंने गाड़ी निकलवाई और वो बाहर आए प्रधानमंत्री जो आवास था वहाँ से, और खुद ही चलाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मुझे प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनको तब तक उन्होंने कहा कि मैं भूल गया हूँ आपका घर किधर की तरफ है, जरा मुझे गाइड कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल अभी जाइए, जब तक आप वापस नहीं जाएंगे मैं गाड़ी में से कूद जाऊंगा, लेकिन आप नहीं चलाएंगे क्योंकि सुरक्षा की बात है, वो जो है। तो राजीव का ये जो सहज व्यक्तित्व है, ये लोगों के दिलों पर सीधे प्रभाव डालता था। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। उनकी दुखद मृत्यु के बाद लगभग 5 या 6 साल बाद की बात होगी। उस समय भारत में सैटेलाइट टीवी नए चले थे, तो उन दिनों रूसी जो चैनल थे वो कुछ पकड़ लिया करते थे सैटेलाइट पर। तो उसमें एक इंटरव्यू आ रहा था जिसमें भारत के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी, और मॉस्को की सड़कों पर वो जो एंकर था वो पूछ रहा था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। उस समय नरसिम्हा राव या उनके बाद कोई प्रधानमंत्री, मुझे टाइम पीरियड एग्जैक्टली नहीं पता, नरसिम्हा राव, पर मॉस्को में जो है वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री। तो उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि दुनिया के बाहर जो लोग थे वो उनकी मृत्यु के बाद भी उनको अपने दिलों में रखे रहते थे। तो ये प्रभाव विनम्रता के बिना आ ही नहीं सकता, वो मनमोहक मुस्कान के बिना आ ही नहीं सकता। तो कैरिज्मेटिक व्यक्तित्व भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लीडरशिप। बहुत सुंदर। बहरहाल अनुपम जी से ही मेरा एक और सवाल, फिर मेहरा जी से करते हैं सवाल। आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब ये सुनने में आता है, बहुत लोग बोलते हैं आगे नाथ ना पीछे पगहा, वो नहीं घेरेगा जगह। ये तुकबंदी करी है मैंने। तो बहुत मतलब मेरा तात्पर्य समझिएगा, लोग बहुत महिमा मंडित करते हैं कि इसके आगे नाथ है, नहीं है, ना पीछे कुछ है, तो ये किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा या कुछ जमीन घेरेगा। तो अगर ये बात सही है तो ये भी सही होना चाहिए, जो पहले से भरा पेट है उसका खुलता नहीं गेट है, यानी कि वो भ्रष्टाचार क्या करेगा जो पहले से ही खाए पिए बैठा है। तो ये क्या सच है ये बहुत ही मजेदार सवाल है और हमें इसको उसी तरह से लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर ये बात है कि भ्रष्टाचार का संबंध संबंधियों से नहीं, संबंधी आपको मजबूर नहीं करते भ्रष्टाचार करने से। अगर किसी के परिवार है तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार करेगा, और किसी के परिवार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे आपको कि जो अकेले होते हुए भी पूरी तरह से वो हैं। आप दुनिया भर के जितने भी तानाशाहों को देख लें वो सब अकेले ही थे। हिटलर, उनके कोई परिवार नहीं था। आपके जो तमाम अभी जो अफ्रीका में जो तमाम तानाशाह थे, ईदी अमीन से लेकर और तमाम लोग सभी अकेले थे, क्योंकि जो ये परवर्टेड व्यक्तित्व होते हैं जो हमेशा अकेले होते हैं, जो लोगों से संबंध नहीं रख पाते, ये वो लोग होते हैं। सामान्य व्यक्ति तो वही होता है जिसके परिवार है। राजीव का जो मैं तो जब भी राजीव के बारे में पढ़ता हूँ तो उनका रोमांस जो है वो मुझे कहीं छू जाता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति में इतने सहज, इतने रोमांटिक हैं कि लोगों को वो पसंद आते हैं। तो ये एक नेता के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि नेता होना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नेता होना एक संवेदनशीलता का मामला है, और ख़ास करके भारत जैसे देश के लिए जहाँ संवेदनशीलता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए नाथ और पगहा वाली बात तो ये एब्सर्डिटी है इसमें, इस मामले में। और उतना ही उसका जवाब भी मतलब जवाब के लायक वो है कि पहले से भरा हुआ है पेट और बाकी सारी चीज़ें। तो इन मुहावरों का कोई अर्थ नहीं है, वो ये केवल चुनावी और रैली वाले मुहावरे हैं मुझे लगता है। लेकिन असली बात तो यही है कि हाँ,
राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का जो आरोप था, जो सबसे बड़ा आरोप था, बोफोर्स का जो आरोप था, और जिसके कारण जो है वो पूरे लगभग 20 दशक तक जो है, लगभग 20 सालों तक जो है वो मामला चलता रहा, और अंततः जो है वो उसमें से उनको वो निकल कर सामने आए। डायरेक्टली उन पर कोई कलंक तो नहीं लगा, पर उनके मिस्टर क्लीन की छवि धूमिल हो गई। ये राजनीतियाँ होती हैं, और उनका ये कथन भी प्रसिद्ध है कि ऊपर से 1 रुपया चलता है और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। अभी आज ही खबर है कि मनरेगा में कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो ये जो रुपए का ऊपर से चलना और नीचे तक पहुंचना, ये किसी के बस में नहीं है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या है भारत की। इसमें नाथ पगह वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो प्रेमचंद का नमक का दरोगा पढ़िए। समाज की जो सोच है भ्रष्टाचार को लेकर, उसमें पूरी तरह से जो है वो उन्होंने पहले ही बता दी है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार को एक स्वीकृति है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो सरकारी नौकरी है उसका जो वेतन होता है वो तो बस वेतन होता है, असली माल तो जो है वो ऊपरी इनकम होती है। तो वो तो घटती बढ़ती रहती है चांद की तरह। जो उनके पंडित अलोपी दिन के विचार हैं वो बिल्कुल हमारे समाज के प्रतिनिधित्व विचार हैं। हमारा समाज यही चाहता है। आज भी शादी के बाजार में लड़कों की कीमत इस बात से तय होती है कि उनकी पोस्ट लुक्रेटिव है या नहीं। आज भी जो सरकारी नौकर हैं उनकी पदवी जो है वो इस बात पर वो रहती है कि वो अच्छी जगह पर हैं। तो अच्छी जगह का मतलब हम सब समझते हैं कि क्या है। तो ये जो सामाजिक स्वीकार्यता है भ्रष्टाचार की, ये इम्पोर्टेंट है। हमें इस बात पर ध्यान, राजीव गांधी का कहना वही था और ये सभी का कहना वही है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर निकल जाऊंगा, मुझे भरने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत आचरण से ये समस्या सुधरने वाली नहीं है। ये समस्या तो तभी सुधरेगी जब अपने आचरण से आप लीडरशिप देंगे और उसके बाद फिर समाज को जो है इस बात के लिए मजबूर करें। तो मुझे नहीं लगता कि इन मुहावरों में कोई दम है। बहुत सुंदर जवाब। मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, संभवतः जुड़े हैं अभी भी। तो एक सवाल छोटा सा उनसे, शुरुआत उन्होंने भी करी, बहुत अच्छी। मेहरा जी आप सुन रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, आप अच्छे से बता पाएंगे, इसलिए ये सवाल है। बदलाव कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए? आज बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अगर मैं किसी से, एक उदाहरण है, अगर मैं किसी से उसका इस्तेमाल किया बना बनाया मकान खरीदूं और रहने से पहले उसका रंग बदलूं, बाथरूम किचन के खिड़की दरवाजे और ड्राइंग रूम को नया रूप दूं, शुद्धि के लिए हवन भी कराऊं, फिर भी संतोष ना आए तो भवन का नामकरण नया कर दूं, फिर भी वह किराएदार की फीलिंग देता रहे, तो क्या उसका एड्रेस बदलना ठीक रहेगा मेहरा जी? देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं जी, मैं उसमें 2-4 शब्दों में आपको कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति देश के बच्चे जो कल का भविष्य है उनके विषय में हमें कुछ करना चाहिए। एक तो यह महामारी ने पूरे हमारे केवल देश नहीं पूरे विश्व को परेशान कर दिया। जी। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के गांवों के हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, ये लैपटॉप है? एक चीज इसके बीच में और बता दूंगा, राजीव जी की बहुत देन है। और आज हर जेब में, जो शहरों में और आसपास के कस्बों में, जिलों में, जो आज आपको ये मोबाइल दिख रहे हैं, टेलीविजन घर घर में दिख रहे हैं, राजीव गांधी के मास्टर कंप्यूटर को मत भूल जाना। जी जी। देशवासियों याद रखना, बहुत विरोध हुआ था, उस वीर ने अपनी जिद पकड़ ली और मास्टर कंप्यूटर आज
हर जेब में मोबाइल लिए लोग घूम रहे हैं, ये भी राजीव गांधी की देश को देन है। जी। तो माफ कीजिएगा जो मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, नहीं, क्या मन के उद्गार हैं। एक बड़े अस्पताल को किसी का नामकरण करना, इससे अच्छा 100 मरीजों के लिए छोटी सी डिस्पेंसरी बना दो, उस पे कुछ भी लिखो, जी। बड़ा अच्छा लगेगा, देशवासियों को, नागरिकों को कुछ मिलेगा। जो आप पूछ रहे हैं मैं उसमें नहीं, पहले मन के उद्गार सरोकार भी नहीं है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए जो ये गैप आ गया है, इसकी भरपाई के लिए अल्लाह नहीं, कुछ मल्ला चाहिए, काम करो, इस भरपाई को पूरा करने के कोई तरीका ढूंढो। नया मुहावरा गढ़ दिया आपने, अल्लाह नहीं मल्ला चाहिए। बहुत खूब। तो मेरा भावना है जी जी कि कुछ काम हम ज्यादा करें, शोर कम, जनता खुद महसूस करेगी कि हमारी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, हमें और हमारे बच्चों को कुछ मिला, उसमें शोर मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपने पेंटिंग वाली बात करी, वो सब क्या जरूरत है? तो हल्ला कम, काम ज्यादा। जी। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद हरीश चंद जी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सबका बहुत धन्यवाद दूंगा, आप लोगों के सहयोगियों को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। अब ये दीक्षित जी, दीक्षित जी, अनुपम दीक्षित जी, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे अपने स्मरण बताए, बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी कुछ सोनिया जी और ये राजीव जी दिल्ली में पहली बार निकले थे। तो प्रतुष जी आप होंगे दिल्ली में उस समय जनता का प्यार और इनकी मुस्कान और विनम्रता, घंटों में 50 कदम गाड़ी आगे बढ़ रही थी। जी जी। तो जनता का प्यार था। हाँ, उससे परेशान नहीं होते थे, ये तो बात सही है कि बड़ी जनता घेर ले। हाँ, विनम्रता। जी जी। तो जो उनकी मानता थी, उन्हें शत शत नमन, उनकी सेवाओं में बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से उनको याद किया जा रहा है, आज नहीं वर्षों तलक याद करें, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लकीर को मिटाओ नहीं जी, उससे लकीर को कुछ बड़ी लकीर खींच कर दिखाओ तो बात बने। सही बात, ये ध्यान कहाँ रहता है, लकीर को मिटाओ नहीं, लकीर बनाने वालों को। बहुत सुंदर बात कही आपने। दीक्षित जी क्या कहना चाहेंगे? देश का नेता राजीव जी जैसा हो, मगर राजीव राइटिंग का प्रोग्राम जी हाँ मेहरा जी। हाँ, अभी आपने जो वो कहावत कही थी, हाँ, जो आगे नाथ न पीछे पगा, हाँ, तो वो हिंदी साहित्य का एक कहावत है। उसकी अगली लाइन है, हाँ, कई कारण से नाचे गधा, अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगा। तो गधा इसलिए नाचता है कि उसके आगे नाथ जो है वो कंट्रोल करने का एक सिंबल है, और पीछे पगा, आगे और पीछे से जिसको कंट्रोल किया जाता है वो नाच नहीं पाता, लेकिन ये है कि उसका एक कंट्रोल्ड व्यक्तित्व होता है। जी, जी। अब मैं ये इसको छोड़ करके कि ये किसके लिए कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, इस पे मैं क्लासिकल में उदाहरण करना चाहूंगा। जी, जी। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा को ससंतान होना चाहिए। राजा वही बन सकता है जिसकी शादी हो गई हो, जिसके लड़के हों और पत्नी उसके साथ रहती हो, अन्यथा
अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है। इस कमी को जो जनता है उसको भोगना पड़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे राजीव जी खरे उतरते थे। जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे उनकी शादी भी हो गई थी और उनके 2 बच्चे भी थे। तो ये जो कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगा, यही कारण से नाचे गधा। तो जो लोग नाचते हैं पगा नहीं होता, वो गधे की उपमा में फिट होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन ये एकेडमिक है। दूसरा, राजीव जी का एक मैं बताऊं, इनके संबंध में एक शेर कहा गया था। वो थोड़ा सा फारसी से लगा हुआ शेर है, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आता है। एक 2 तरह के आदमी होते हैं। एक तो अदना होता है, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जमीन का आदमी, और आला होता है आसमान से आया हुआ आदमी। तो राजीव गांधी जी आसमान से आए हुए थे, एक पायलट थे और प्रधानमंत्री के लड़के थे, प्रधानमंत्री बने भी। लेकिन उनमें जो गुण था वो आला होते हुए अदना से झुक के मिलते थे। इनके बारे में एक शेर प्रसिद्ध था, झुक के अदना से मिले चाहिए आला के लिए, झुक के अदना से मिला चाहिए आला के लिए, फख्र जेवा है फकत वाहिदे एकता के लिए। जो आला आदमी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अदने आदमी से, जमीन के आदमी से झुक कर मिले, क्योंकि फख्र जेवा है। अभिमान जो है केवल ईश्वर जो वाहिदे एकता है, दुनिया में एक है, उसके मुकाबले दूसरा कोई नहीं है। वाहिदे एकता को अभिमान शोभित होता है, लेकिन ईश्वर भी अभिमानी नहीं है। तो ये बात राजीव जी में थी। आला थे वो, आला फैमिली से थे, शोभन व्यक्तित्व थे, अच्छी नौकरी में थे, अच्छे पद में आए, लेकिन वो सबसे बहुत झुक कर मिलते थे। इतना झुक के मिलते थे कि सामने वाले को ये संकोच होने लगता था कि इतना बड़ा आदमी हमसे इतने जमीन में आके मिल रहा है। तो ये राजीव जी में सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, मैंने शुरू कर दिया, मैंने पूछ नहीं पाया कि आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं। आपने उन सवालों का और खूबसूरत उत्तर भी दिया और बढ़ाया ज्ञान। नहीं तो हम तो हाँ, तो ये शिव में ये में कि झुक के अदना से मिले चाहिए आला के लिए, फख्र जेवा है फकत वाहिदे एकता के लिए। इस बात को राजीव जी पूरा करते थे। जी धन्यवाद। हाँ, तुम आपने उस बात को भी पूरा किया जो अधूरी सी थी। जी हाँ, एक क्योंकि अनुपम दीक्षित जी ने बहुत उस कहावत को बड़ा पूरा उसको संपूर्णता तक ले गए थे, लेकिन मुझे लगा कि ये चौपाई आपने शायद उसको दूसरे शेर को दूसरे तरह से कहा था। जी जी जी। हाँ, मुझे इसका असलियत पता नहीं थी शेर की। यही कारण गधा जो है, गधा को केवल डंडे से पीटा जाता है, वो उसमें पगा और नथ नहीं, पगा और ये बिल्कुल वो केवल धोबी के डंडे से चलता है और न नाथ होती है न पगा होता है उसमें। सही बात है। बहुत अच्छा जवाब मिला हमें। हाँ अनुपम जी, आपसे जो सवाल पूछना था समा को, वो ये था, हम सभी चाहते हैं कि देश का नेता राजीव जी जैसा हो, मगर राजीव जैसे अच्छे नेताओं को लोग बदनाम क्यों करते हैं, मार क्यों देते हैं? ओके, हाँ, ये बड़ा भारी प्रश्न है और ये हमेशा होता आया है। ईसा मसीह ने लोगों को शिक्षा दी थी कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जो तुम्हारे गाल पर एक चाटा मारे उसकी तरफ अपना दूसरा गाल भी कर दो। विनम्रता के पराकाष्ठा और अच्छेपन की जो सीमा है वो लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। और ऐसे बहुत सारे मसीहा और ऐसे बहुत सारे जो लोग हुए हैं, दूर क्यों जाएं, अपने यहाँ गांधी जी की भी हत्या हो गई और ऐसे बहुत सारे तमाम जो लोग हैं। क्योंकि दरअसल जो सीधापन है और जो विनम्रता है वो बड़ी सशक्त होती है, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन होती है वो एक ऐसे व्यक्तित्व में होती है जो बड़ा संतुष्ट और परिपूर्ण व्यक्तित्व होता है। वो अधजल गगरी छलकत जाए वाला मामला नहीं होता, वो बहुत शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप अपना काम करता है और सॉलिड काम करता है। चाहे वो गांधी हों, चाहे वो ईसा मसीह हों, चाहे और दूसरे मसीहा हों। और हम राजीव गांधी जी को उस स्तर पर नहीं रखेंगे, मसीहाओं के स्तर पर,
लेकिन फिर भी एक लीडर के नाते उनकी जो विनम्रता, उनके जो काम करने का तरीका, जो फाउंडेशंस थी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप देखें कि जो आजकल की राजनीति है उसके सभी अंश जो हैं वो सभी राजीव के कार्यकाल में उनकी आधारशिला रखी गई, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग आधारशिला रखी गई। चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो दूसरे और तमाम प्रोग्राम हैं जो वर्तमान राजनीति, और चाहे वो रामलला और राम जन्मभूमि मंदिर विवाद हो, सभी की आधारशिला जो वर्तमान राजनीति की आधारशिला है, आयरनी है कि वो राजीव गांधी के समय में ही रखी गई। और मुझे तो ये भी मतलब एक आश्चर्य, पता नहीं कोइंसिडेंस है या फिर सोच समझ के ये किया गया है। राजीव गांधी की समाधि जब मैं देखने गया तो मुझे वहाँ कमल ही कमल दिखाई दिए, लोटस ही लोटस दिखाई दिए। तो राजीव गांधी जी की जो समाधि का ये जो पैरेलल है और आजकल की राजनीति जो वो विचार जो है वो उत्पन्न कर रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से विपक्ष को मजबूत किया जाए और किस प्रकार कांग्रेस अपना रास्ता बनाए। उसमें कहीं ना कहीं रहस्य छुपा हुआ है राजीव जी के ज़माने में। तो जो समा का उत्तर शायद मैंने दे दिया होगा कि जो लोग हैं वो जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं उनके लिए ये सहन नहीं होता, क्योंकि उनके आगे रास्ता नहीं बनता, उनके आगे रास्ता रुक जाता है। जबकि जो सहज लोग हैं, जो विनम्र व्यक्तित्व वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। उनकी सफलता से घबरा कर वो उन्हें अपने रास्ते पर हटाकर उनके रास्ते को हथिया लेते हैं। तो सवाल अब पूर्ण होता है उस राजनीति और राजीव गांधी जी के डिमाइस में और बाकी चीज़ों में। दुश्मन बहुत बनते हैं इस रास्ते में, सरल रास्ता नहीं है जो ये रास्ता है। तो इसलिए जो तमाम अच्छे लोग हैं, अच्छे का मतलब ये हो गया कि जो नया काम करना चाहते हैं, साहसी लोग हैं, वो लोग हमेशा नई ज़मीन तोड़ते हैं, नए रास्ते बनाते हैं और उनको उन रास्तों से हटा दिया जाता है। उनके रास्तों पर फिर दुनिया चलने लगती है और फिर कोई इसी प्रकार का व्यक्ति आता है जो नए रास्ते, तो लोग आते रहेंगे, अपने रास्ते बनाते रहेंगे। विनम्रता और जो अच्छेपन की जो जरूरत है वो हमेशा रहेगी बेटा, तो अच्छे जरूर बनना। बहुत सुंदर। और हम राजीव जयंती के इस कार्यक्रम में इन्हीं शब्दों के साथ इसको समाप्त भी करते हैं और याद करते हैं उनकी प्रति उत्पन्नमति, हंसमुखपना और कर्मठता को और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं राजीव जी को याद करके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े हरीशचंद्र मेहरा जी, कृष्ण कुमार दीक्षित जी, अनुपम दीक्षित जी और सभी को नमस्ते।